नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आएँ तो यहाँ पर रक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ फार एड ऑफ चाइना इन सॉफ्ट पावर। तो जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक अंतर माना जाता है। तो जब हम हार्ड पावर की बात करते हैं यानी कठोर नीति विदेश नीति के पार्ट पर, तो वहाँ पर जो साधन है जैसे सैन्य एक तरह से उपयोग करना, यानी किसी देश के खिलाफ अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका उपयोग करना, या आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, जैसा अमेरिका आप देखें तो सामान्यतः करता रहता है। जैसे वो पश्चिम एशिया में इराक के खिलाफ यूज़ किया, अफगानिस्तान के खिलाफ, या वर्तमान में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध है, तो उनको एक तरह से आप हार्ड पावर का हिस्सा बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर में एक तरह से कुछ ऐसे हिस्से आते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी विदेश नीति को सरल बनाते हैं और दूसरे देश पर जबरदस्ती उसको थोपते नहीं हैं, बल्कि दूसरे देश के साथ मिलकर अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में रक्षा मंत्री का जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम चीन से तुलना करते हैं तो अगर हम आर्थिक रूप में देखें तो भारत से चीन काफ़ी मजबूत है। अगर हम सैन्य रूप में भी देखें तो भारत से तुलनात्मक रूप में मजबूत दिखता है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर रक्षा या अन्य मामलों में हम तुलना करें तो उसको अगर हम छोड़ते हैं उन क्षेत्रों को, तो अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत चीन से इसमें काफ़ी आगे है। और यह तथ्य काफ़ी सटीक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत के चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें या धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा आधार है, या अगर हम बात करें कि जिस तरह से इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने समुदाय यहाँ पर सम्मिलित रूप में रहते हैं और सभी के वेलफेयर या कल्याण के लिए सरकारें काम करती हैं, ये विश्व में कह सकते हैं एक यूनिक एग्जाम्पल है। तो इसको दुनिया के सभी देश स्वीकार करते हैं। तो उस तथ्य में अगर आप देखें तो हमारी सॉफ्ट पावर का जो महत्व है वो चीन की तुलना में काफ़ी अधिक है। और इसको अगर हम देखें तो सॉफ्ट पावर का जो पार्ट यहाँ पर रक्षा मंत्री के द्वारा उपयोग किया गया है, ये भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत आवश्यकता पड़ने पर हार्ड पावर का उपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, और वैसा हमने किया भी है, जैसे गलवान घाटी में अगर हम देखें तो हमारे सैनिकों पर जब हमला हुआ तो चीनी सैनिकों पर भी हमने एक ज़बरदस्त हमला किया। तो हम सॉफ्ट पावर के साथ चलते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हार्ड पावर भी उपयोग करते हैं। जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जोसेफ ने, उन्होंने 1990 में एक उनकी पुस्तक आई है बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, यहाँ पर पहली बार एक तरह से जो सॉफ्ट पावर है उस टर्म का उपयोग किया। और उनका कहना है कि सॉफ्ट पावर का मतलब यह है कि एक ऐसी क्षमता, आप कह सकते हैं सॉफ्ट पावर है, जिससे दूसरे देशों को बिना ताकत या धमकी का इस्तेमाल किए ही कुछ करने के लिए तैयार करना। जैसे मान लीजिए कि आपके देश में अगर कोई धार्मिक समुदाय है, दूसरे देश में भी वही धार्मिक समुदाय है, तो आप दोनों देशों के बीच में जो धार्मिक एक समानता है उसका एक तरह से जो धार्मिक संस्कृति है उसका एक उपयोग करके अगर किसी देश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं तो इसे आप सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। या भारत का किसी अन्य देश के साथ, जैसे हम पड़ोसी देश नेपाल की बात करें या हम भूटान की बात करें, म्यांमार की बात करें, इन देशों के साथ में हमारे प्राचीन संबंध रहे हैं, तो उन संबंधों के आधार पर हम अगर संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का एक तरह से हिस्सा माना जाता है। जब हम हार्ड पावर की बात करते हैं तो कठोर शक्ति या कठोर नीति जो सैन्य शक्ति है और जो आर्थिक संसाधन है उनके रूप में निर्भर करती है। जैसा अभी हमने पश्चिम एशिया में अमेरिका के द्वारा हार्ड पावर का जो उपयोग करने उसके एग्जाम्पल देखे, तो सॉफ्ट पावर किसी देश के सामने अपने आकर्षण को पेश करके उसको खुद से सहमत करने की कोशिश करना है। तो यहाँ ध्यान रखें, बलपूर्वक काम नहीं होता। आप अपने जो भी सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक विचार हैं उनके माध्यम से अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं, जिसमें दूसरा देश एक आपके आकर्षण के कारण आपके साथ अपने संबंध बढ़ाता है, बजाय इसके कि बलपूर्वक उसे किसी देश के साथ संबंध बढ़ाने के लिए मजबूत किया जाए। सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करते हैं तो किसी देश में 3 प्रमुख संसाधन उन पर निर्भर करता है। पहला वहाँ की संस्कृति, राजनीतिक मूल्य और विदेश नीति। जैसे राजनीतिक मूल्य अगर हम देखें, जैसे उत्तर कोरिया की बात करें तो वहाँ पर एक तानाशाही है,
तो एक तानाशाह जब किसी देश में शासन कर रहा है तो कोई लोकतांत्रिक देश के साथ उसके संबंध अच्छे हो पाएंगे, ऐसी संभावनाएं कम है। तो अपने आप ही आपके देश की जो राजनीतिक मूल्य हैं वो निर्धारित कर देता है कि किन देशों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। या अगर हम संस्कृति की बात करें, अब जब संस्कृति की बात करते हैं तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीनतम संस्कृति है दुनिया के अलग अलग देशों से हमारा जो जुड़ाव है उसको बढ़ाती है। या हमारी विदेश नीति, अगर हमारी विदेश नीति का हिस्सा ही दूसरे देश पर आक्रामक कार्रवाई करके एक विस्तारवादी रुख अपनाना है, जैसा चीन की विदेश नीति कहती है, तो अगर इस तरह की नीति है तो हम किसी के देश के साथ में सॉफ्ट पावर के रूप में रिलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे चीन और नेपाल के संबंध जरूर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो नेपाल के कुछ इलाकों पर भी चीन नियंत्रण करने का प्रयास करता रहा है। माउंट एवरेस्ट को अगर हम देखें तो चीन के द्वारा कई बार इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं, आधिकारिक रूप में नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह के प्रकाशन है कि माउंट एवरेस्ट है वो पूर्ण रूप से चीन या जो तिब्बत का हिस्सा चीन के नियंत्रण में है वहां पर है। तो विदेश नीति आपकी जब आधार रूप में ही विस्तारवादी है तो किसी देश के साथ सॉफ्ट पावर के रूप में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तीन प्रमुख हिस्से हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं किसी भी देश की जो सॉफ्ट पावर है वो आगे बढ़ती है। आप सॉफ्ट पावर को माप नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर का मतलब ही है कि अपने देश की जो छवि है उसको अच्छे रूप में आप पेश कर रहे हैं और दूसरे देश में आपके देश को लेकर जो भी सोच है उसको एक परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति सॉफ्ट पावर के लिए एक आधार बनाती है। तो यहां पर हम देखें तो हमें मापने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हमारे पास आधार हैं उनको एक तरह से हम कम या ज्यादा में उपयोग करके अपनी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आप देखें तो स्मार्ट पावर का ज़्यादा उपयोग है, यानी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक मिश्रण यहाँ पर है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने अपनी विदेश नीति में बड़े परिवर्तन लाए और प्रधानमंत्री के विश्व के प्रमुख राष्ट्र नेताओं से अगर हम देखें तो व्यक्तिगत संबंध काफ़ी मजबूत हैं। वो चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, इमैनुअल मैक्रोन की बात करें फ्रांस में, या अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की रूस में, तो इस तरह के संबंध जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमें एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है और भारत को इसका लाभ मिला है। इसे हम सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा ही कह सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत रूप में जो संबंध है उनको विदेश नीति में आगे बढ़ाने में मजबूत करते हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा उपयोग किया गया। वर्तमान में हम देखें तो हम स्मार्ट पावर का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट पावर का हिस्सा ज्यादा है और हार्ड पावर कम है। जैसे अगर हम देखें तो हम आर्थिक रूप से सहायता अपने पड़ोसी देशों को देते हैं, वहां पर कल्याण गतिविधियां या विकास गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देशों को हम मदद दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हार्ड पावर का भी हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए हार्ड पावर का भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से सीमा पार जाकर जो हमने हमले किए उसका भी हमने प्रयोग किया। तो दिखाता है कि हम मिश्रण के रूप में अपनी जो विदेश नीति है उसमें स्मार्ट पावर को सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सॉफ्ट पावर हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है। जब हम भारत में कहते हैं कि सॉफ्ट पावर के माध्यम क्या हैं तो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। हम यहाँ पर भारत के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख अगर हम देखें तो धर्म, भारत में अगर हम देखें तो विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं वो चाहे हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, जैन सिख धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, यहूदी धर्म की बात करें, तो विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं वो भारत में प्रमुख रूप से सफल रूप से अपने जो भी क्रियाएं उनको संचालित कर रहे हैं। तो इस कारण से विश्व के अलग अलग देशों में जो धार्मिक समुदाय हैं उनका भारत के साथ में एक जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत होता है। और धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो वो भी सॉफ्ट पावर को एक तरह से बढ़ाने का एक प्रमुख आधार है। तो जो भी अलग अलग धर्मों के प्रमुख केंद्र हैं भारत में, वो वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग देश हैं वहाँ के लोगों को भारत के साथ में अपने संबंध मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। और दो देशों के अगर लोगों के बीच में संबंध मजबूत हैं तो ये विदेश संबंधों को भी आगे बढ़ाने में एक तरह से मदद करते हैं। तो पहला एक प्रमुख आधार भारत में आप दे सकते हैं। एक दूसरा अगर हम देखें तो योग को अगर हम देखें तो योगा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा की गई है। विश्व के लगभग सभी देशों में योग बहुत प्रमुख रूप से आगे बढ़ रहा है। तो योग का जो एक तरह से प्रसार है और योग भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख आधार रहा है। तो योग को जिस तरह से भारत ने वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया है और इसको स्वीकार किया गया है, ये भारत की सॉफ्ट पावर की जो मजबूती है उसको दर्शाता है। कला संस्कृति की बात करें,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अगर हम प्राचीनतम सभ्यताओं की बात करें, या अगर हम यहाँ पर गुप्त काल मौर्य काल की बात करें, या साथ साथ हम मध्यकाल में मुगल पीरियड की बात करें, तो जो भी समय रहा है भारत में, जो भी कला संस्कृति का विकास रहा है, ये दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। वो चाहे हमने वास्तुकला में विकास किया हो या अलग अलग कलाओं की जो विधाएं हैं उनमें, वो चाहे संगीत हो या नृत्य की बात करें, तो कला संस्कृति के जो अलग अलग पक्ष हैं वो भारत में बहुत मजबूत हैं और विश्व के प्रमुख देशों के साथ में जो संबंध है उसको बढ़ाने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवासी भारतीय वर्तमान में दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे सशक्त समूह के रूप में माने जाते हैं। अमेरिका में अगर हम देखें तो जो भारतीय वहां पर बसे हुए हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली समूह है। भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं अमेरिका में। तो ये इस तरह के जो प्रवासी भारतीयों के एक तरह से जो वहां पर रोल है बाहर के देशों में, वो भारत की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमारे द्वारा भी जो प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों का जो महत्व भारत में है वो हम एक तरह से आगे बढ़ाते हैं और भारत के साथ उनके जो संबंध हैं उनको भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें आर्थिक रूप में एक मदद तो करता ही है, वैश्विक स्तर पर भारत का जो महत्व है उसको भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि अगर हम किसी देश से निवेश चाह रहे हैं तो जो भारतीय मूल के लोग उस देश में हैं वो भारत की एक अच्छी छवि वहां पर प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी मदद प्रस्तुत करते हैं। तो इस हिसाब से प्रवासी भारतीयों का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है। भारत के अलग अलग भागों में जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग किए जाते हैं वो बाहर के देशों में काफी प्रसिद्ध हैं। आप ध्यान रखें, मसालों के उपयोग के कारण हमारी जो खाद्य संस्कृति है वो बाहर के देशों में काफी मजबूत है। तो वो भी एक तरह से आधार देता है। विश्व के लगभग प्रमुख शहरों में आप देखें तो एक या दो उससे ज्यादा संख्या में भारतीय रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जो भारतीय खाद्य पदार्थों को भारतीय तरीके से वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये भी एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है जो भारत की विदेश नीति में एक मदद के रूप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। विश्व के लिए उदाहरण होना, भारत विश्व स्तर पर कई तथ्यों के लिए उदाहरण के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम महात्मा गांधी का रोल देखें, उन्होंने जिस हिसाब से सिर्फ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का उपयोग करके भारत को आज़ादी दिलाई, इसको अगर हम देखें तो चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, उन सब ने हमेशा इसको एक तरह से अपनाया है और उसके आधार पर अपने अपने जो भी प्रयास है उनको आगे बढ़ाया है। तो जब भी हम बात करते हैं कि अहिंसा के आधार पर विश्व में कहीं पर भी कोई कार्य करना है तो महात्मा गांधी का नाम अवश्य आता है। तो ये भी हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में काम करता है। इसी के साथ साथ जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे पीस कीपिंग मिशन है, शांति मिशन है, तो वहां पर भारतीयों के द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है वो भारत की छवि उस देश में और मजबूत करता है। जैसे अफ्रीकी देशों में जो भी युद्ध विराम हुए, चाहे कॉन्गो की बात करें या हम अन्य जगह पर देखें, तो भारतीय जो शांति सैनिक हैं उनका रोल महत्वपूर्ण रहा है। वो आगे चलकर भारत का उन देशों में आर्थिक या अन्य रूप में जो रोल है उसको बढ़ाता है। तो विश्व के लिए जब हम उदाहरण बनते हैं तो ये हमें सॉफ्ट पावर के रूप में मजबूती प्रदान करता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण भारत को लिया जाता है। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं ये भारत की सॉफ्ट पावर नीति को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। अब अगर यह कहा जाए कि सॉफ्ट पावर अपने आप में विदेश नीति को लक्ष्य प्राप्त करने में उपयोग किया जा सकता है, तो ध्यान रखें कि सॉफ्ट पावर एक आवश्यक शर्त हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सॉफ्ट पावर का आप उपयोग करेंगे तो कभी कभी आपकी जो विदेश नीति है उसको कमजोर मान लिया जाता है। जैसा अगर हम देखें तो हम पाकिस्तान या चीन के साथ देखें तो हमेशा हम शांति संबंधों की बात करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ करी तो ये दिखाया गया कि हम हार्ड पावर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो केवल अगर सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें उसके आधार पर हमेशा विदेश नीति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये हमेशा संभव नहीं है। सॉफ्ट पावर एक जरूर सपोर्ट के रूप में रहता है, लेकिन हार्ड पावर भी हमें मजबूत करने की जरूरत है। जैसे हिंद महासागर में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सैन्य शक्ति, नौसैनिक शक्ति उसको मजबूत करना है। तो हार्ड पावर भी एक तरह से हमें मजबूत करके हम सॉफ्ट पावर को एक सहायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब केवल अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें, हार्ड पावर की बात करें, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम केवल सॉफ्ट पावर का उपयोग करें। तो सॉफ्ट पावर में हम किसी देश को अपनी बातें मानने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपनी बातें बता रहे हैं, वो माने चाहे ना माने। तो हो सकता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कोई देश पसंद करे, उसके बाद भी हमारे पक्ष में उनका निर्णय ना हो या हमारे पक्ष में वो न जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें हार्ड पावर का जो पार्ट है उसको भी एक तरह से तैयार रखना पड़ेगा। तो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों का मिश्रण एक तरह से विदेश नीति में एक सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। हार्ड पावर का अलग अलग जो उपयोग है वो विदेश नीति में जरूर किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि सॉफ्ट पावर है वो जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं यानी राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं, वहां पर एक प्रमुख सहायक के रूप में हमेशा रहता है।
सॉफ्ट पावर के महत्व को हम किसी भी तरह से कम नहीं बता सकते। सॉफ्ट पावर के माध्यम से विदेश नीति आगे बढ़ाने में हमारे जो मूल्य हैं, वो चाहे हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो या सांस्कृतिक मूल्य हैं, और साथ साथ हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, वो प्रमुख रूप से सहायक होती है। तो ये हमें किसी भी देश के साथ विदेश नीति को अनुकूल रूप में, सकारात्मक रूप में बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो देश जिसके साथ हम संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ ना हो। यहां आप ध्यान रखें कि विदेश नीति में सबसे प्रमुख भाग है कि सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। तो सॉफ्ट पावर का उपयोग करके अगर किसी देश के राष्ट्रीय हित साधे जा रहे हैं तो वो जरूर हमारे साथ जुड़ेगा, अन्यथा वो हमसे अलग होने का प्रयास करेगा। तो सॉफ्ट पावर हमें एक आधार जरूर देता है, लेकिन हार्ड पावर का भी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करके हम विदेश नीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा वर्तमान में भारत के द्वारा एक तरह से किया जा रहा है। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का एक प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिएगा। सॉफ्ट पावर से आप क्या समझते हैं, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। तो भारत में वर्तमान में किस तरह उपयोग हो रहा है वो आप बताएं। पहले आप सॉफ्ट पावर को डिफाइन करके, क्या उसके भाग होते हैं, किस तरह उपयोग किया जाता है वो, और साथ में भारत में किस तरह इसका उपयोग किया जा रहा है या भारत में क्या क्या इसके साधन हैं, उसके आधार पर अपने आंसर को आप लिखेंगे। नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं, और ये जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के पार्ट से इसे आप जोड़ सकते हैं। पेज नंबर 6 पर यहाँ पर जो बड़ी टेक्निकल कंपनीज हैं उनके संबंध में जो समस्याएं आ रही हैं और अलग अलग देशों में उनके खिलाफ जो एक कानूनी प्रक्रिया सामने आ रही है, उसके संबंध में ये आर्टिकल है। हम पहले भी डिस्कस एक बार कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर और भारत दोनों पर एक तरह से मिलाकर यहाँ पर एक चर्चा की गई है। तो फायरिंग है वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टैक्स बोझ। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि जो टेक्निकल बड़ी कंपनियां हैं जो तकनीकी का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वो एकाधिकार बनाने का एक प्रयास कर रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं स्वस्थ प्रतिद्वंदिता उस पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें, कंपनी छोटी या बड़ी हो, सभी को भारत में या विश्व के किसी भी देश में समान रूप से अपनी विकास करने और अपना काम आगे बढ़ाने का एक अधिकार है। अगर इसका किसी भी कंपनी के द्वारा हनन किया जाता है तो ये एक तरह से एकाधिकार या मोनोपोली को बढ़ाने की व्यवस्था है, जिसको रोकना एक तरह से आवश्यक है। तो इन बिग टेक कंपनियों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण करने का प्रयास इसी साल से हो रहा है, ये प्रक्रिया पहले भी हुई है। अगर हम देखें तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जिस तरह से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया गया और अन्य कंपनियों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको कमजोर करने का प्रयास किया गया, इस कारण से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अमेरिका में एक बड़ा वहां पर प्रक्रिया केस की चली थी, अगर हम बात करें 1998 में। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत मजबूत रूप में आगे नहीं बढ़ी। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो कोविड-19 के कारण जो ये टेक्निकल बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल की बात करें, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, इन्होंने अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इनको एक नियंत्रित करके, जिससे कि अन्य कंपनियां या अन्य संस्थाएं जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकें, इनको नियंत्रित रखना आवश्यक। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो अमेरिका में गूगल के ऊपर एक तरह से कार्रवाई चल रही है। गूगल पर यह कार्रवाई अगर हम देखें तो अक्टूबर 2020 से एक तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर प्रक्रिया मेनतः ये है कि सर्च इंजन के रूप में जो गूगल है वो अन्य सर्च इंजन को एक तरह से कमजोर करके अपने सर्च इंजन को डोमिनेट कर रहा है। उसके द्वारा अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कोशिश ये की गई है कि गूगल वो एक तरह से क्या है, डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में हमेशा सबसे आगे आए। जब भी आप सर्च इंजन देखने जा रहे हैं या उपयोग करने जा रहे हैं तो वहां पर गूगल सबसे पहले आए। तो डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में ज्यादातर कंपनियों में गूगल ने अपने आप को स्थापित किया है। इससे भी अन्य कंपनियों का व्यापार प्रभावित होता है। कोशिश गूगल की रहती है कि वो अपने जो भी उसके कस्टमर हैं और उसकी विरोधी कंपनियों के जो कस्टमर हैं उनके डाटा का उपयोग करके अपना प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि आप अगर गूगल पर ऐसा कंटेंट पाते हैं जो कहीं और नहीं मिलता है, और आपका जो भी कंटेंट देखना या किस चीज़ों को आप पसंद करते हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन तथ्यों या अपनी चॉइस जो है या आपकी जो पसंद है उसके आधार पर सर्च इंजन में आपको विकल्प दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपका जो डाटा है उसका अलग अलग तरीके से उपयोग, जैसे मान लीजिए अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो शॉपिंग करने से संबंध में जो भी सर्च के रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। या मान लीजिए आपके द्वारा क्रिकेट के बारे में ज़्यादा न्यूज़ सर्च की जाती है तो उसके आधार पर आप क्रिकेट के संबंध में जो भी अलग अलग गूगल सर्च के रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा दिखाए जाएंगे। तो आपकी प्रेफरेंसेस को एक तरह से नियंत्रित करने का प्रयास ये कंपनियां करती हैं। इसमें अपने डाटा का उपयोग भी कर रही हैं और राइवल कंपनियां उनसे डाटा भी शेयर कर लेती हैं। तो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों
के डाटा के माध्यम से और अपने स्वयं के डाटा के माध्यम से हमारी जो प्रेफरेंस या प्राथमिकताएं हैं उनको कहीं ना कहीं एकाधिकार में लेने का प्रयास कर रही हैं, और ये काफी खतरनाक स्थिति एक तरह से बनती है। अगर गूगल सर्च इंजन के रूप में डोमिनेट करेगा तो होगा क्या कि विज्ञापन भी सबसे ज्यादा इसको मिलेगा और राजस्व उसका बढ़ता जाएगा। अन्य सर्च इंजन अगर हम देखें गूगल क्रोम के अलावा, तो अगर उनको ज्यादा सर्च इंजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा तो उनको विज्ञापन भी नहीं मिलेंगे। तो कंपनियां करती क्या है कि अपना एकाधिकार स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन स्वयं प्राप्त करती हैं और अपना राजस्व कई गुना बढ़ाती रहती हैं। तो अन्य सर्च इंजन जो राजस्व नहीं प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उनके पास विज्ञापन ही नहीं ज्यादा जा रहे हैं, तो ज्यादा विज्ञापन ना होने से उनकी आय घटती है और धीरे धीरे बाजार में उनका प्रभाव कमजोर होता है। तो ये करके गूगल के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाया गया है। फेसबुक पर अगर हम अमेरिका में केस देखें तो फेसबुक पर जो केस है अमेरिका के 48 राज्यों ने इसमें केस में अपने आप को शामिल किया है। इसी के साथ साथ देखें तो अमेरिका की एक टेरिटरी है गुआम, वो इसमें शामिल है, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इन सभी ने मिलकर एफबी के ऊपर केस किया है। उनका कहना है कि एफबी ने जो भी अपना विरोधी है उसको एक तरह से बाजार से समाप्त करने का प्रयास किया है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, आप व्हाट्सएप को ले लीजिए या इंस्टाग्राम को, तो व्हाट्सएप क्या है, एक तरह का इंस्टेंट मैसेज करने की सर्विस है। तो अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीदा होता तो इंस्टेंट मैसेज के लिए फेसबुक या अन्य तरीके का जो उपयोग होता है वो धीरे धीरे क्या है घटता जाता, लोग ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर जाते। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद कर एक तरह से इंस्टेंट मैसेज में जो उसको प्रतिस्पर्धा मिल सकती थी उसको समाप्त कर दिया। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरी कंपनी का व्यापार खरीद कर उसको कमजोर किया। इंस्टाग्राम आप सभी जानते हैं फोटो शेयरिंग का ऐप है, तो उसको अगर नहीं खरीदेगा तो फेसबुक में फोटो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पर जाते हैं। तो इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने खरीद लिया। इन दोनों को भी फेसबुक ने खरीद कर अपनी जो बाजार में प्रतिद्वंदिता आ सकती थी उसको कमजोर किया, और ये मोनोपोली को बढ़ाने का एक तरीका है। तो इस आधार पर फेसबुक के ऊपर यह केस किया गया है। अमेजन का अगर हम केस देखें तो अमेजन के ऊपर आरोप है कि रिटेल में उन्होंने बाजार को कमजोर करने और प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त करने का प्रयास किया है। छोटी बड़ी कंपनियों को खरीदकर वो बाजार में अपनी एकाधिकार को स्थापित रखते हैं। जैसे अगर हम भारत में फ्लिपकार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट ने उनको खरीदा और एक तरह से भारत में रिटेल के बिजनेस में अपनी मोनोपोली या अपना एकाधिकार बनाने का प्रयास किया। तो अमेजन के साथ में फ्लिपकार्ट जो अब वॉलमार्ट के नियंत्रण में है, ये दो सबसे बड़े रिटेल के भारत में एक तरह से हिस्से हैं। तो अमेजन भी इस तरह के प्रयास में एक तरह से लिप्त पाया गया है। एप्पल की अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं एप्पल के अगर आप मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो उनके अपने जो ऐप होते हैं वो उस पर सक्सेसफुली रन करते हैं। अन्य ऐप या अन्य सिस्टम्स को वो बहुत आसानी से अपने डिवाइस का उपयोग करने नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अन्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को आप समाप्त करते हैं। तो एप्पल पर ही इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर आप गूगल और एप्पल का एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्ष के आंकड़े ये दिखाते हैं कि गूगल ने हर महीने कम से कम एक कंपनी को एक्वायर किया है। कोई नया स्टार्टअप आ रहा है या टेक्नोलॉजी में कोई नई कंपनी आ रही है जो गूगल को प्रतिस्पर्धा दे सकती है, उसको गूगल तुरंत खरीद लेता है। या ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट जो गूगल को कमजोर कर सकता है, उनको एक तरह से खरीदने में गूगल हमेशा आगे रहा है। अगर एप्पल को देखें तो एप्पल का भी यही है, लगभग 2 से 3 महीने के अंतर पर उन्होंने भी एक कंपनी को खरीदा है। तो ये कंपनियां तेजी से अगर एक्वायर कर रहे हैं गूगल और एप्पल, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई नए कॉन्सेप्ट या नया कोई भी ऐसा ऐप जो उनको प्रतिस्पर्धा दे सकता है उसको खरीदकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को वो समाप्त कर रहे हैं। तो इस रूप में कहीं ना कहीं ये बड़ी टेक्निकल कंपनीज काफी एक कानूनी रूप में अगर हम देखें तो गलत पक्ष पर दिखाई पड़ रही हैं। यूरोपीय संघ में अगर हम देखें तो अमेजन, गूगल, इनके ऊपर डाटा चोरी के आरोप लगे। जैसे आप मान लीजिए अमेजन पर कोई सामान खरीदते हैं तो आप वहां पर अपने कुछ बेसिक डाटा देते हैं, तो उनका उपयोग करके अन्य कंपनियों को डाटा वो बेच रहे हैं, या आपकी जो प्रायोरिटीज, प्राथमिकता है वो बताकर आपके पास अन्य कंपनियों के मैसेज भी आने लगते हैं। तो आप कभी भी किसी कंपनी के वेबसाइट को मान लीजिए विजिट नहीं करते हैं, उसके बाद भी मैसेज के माध्यम से कोई कंपनी किसी सुविधा के लिए आपको मैसेज कर सकता है। जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपका डाटा जो अमेजन है, गूगल के पास है, उसको वो शेयर करते हैं और एक तरह से उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो डाटा आपका है, बिना आपकी अनुमति का उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसके आरोप अमेजन और गूगल पर लगे हैं। अगर हम उपभोक्ता पर प्रभाव देखें तो सबसे बड़ी समस्या उपभोक्ता के लिए कि विकल्प की कमी, और जब भी आपके पास विकल्प की कमी होगी कहीं ना कहीं आपको खर्च करना ज्यादा पड़ेगा, तो आपका व्यय बढ़ेगा। तो आपके अगर विकल्प कम होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो भी साधन आप उपयोग कर रहे हैं उसमें विविधता समाप्त होती है। तो अगर विकल्प ज्यादा होंगे तो विविधता बढ़ सकती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या उपभोक्ता के लिए आती है। दूसरा कि निजता पर हमला।
जब कुछ 2 या 3 बड़ी कंपनियां पूरे वैश्विक बाजार को नियंत्रित करेंगी तो आपकी प्राइवेसी या जो निजता है उस पर हमला हो सकता है। और ये फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, हमेशा इन पर आरोप लगे हैं, तो निजता पर भी एक हमला बढ़ सकता है। अब जो भी डाटा आप अलग अलग टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर उपयोग कर रहे हैं, वो चाहे फेसबुक पर, गूगल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, उसके अलग अलग तरीके से ये कंपनियां उपयोग करती हैं। उस उपयोग के लिए आपसे अनुमति भी नहीं ली जाती है। तो इस तरह का जो उपयोग है वो गैर कानूनी है, कंपनियां कर रही हैं और बड़े पैमाने पर उससे राजस्व कमा रही हैं। जैसे विज्ञापन के पार्ट देखें तो आपको ना चाहते हुए अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, क्योंकि आपके डाटा को एक कंपनी के द्वारा अन्य कंपनियों के साथ शेयर किया गया है। दूसरी कंपनियां भी और कंपनियों के साथ शेयर करती हैं। तो ये जो डाटा की शेयरिंग होती है, ये राजस्व या इनकम करने का एक बड़ा स्रोत है। राजनीतिक विचारों की बात करें, आपकी जो भी पॉलिटिकल थिंकिंग है उसके आधार पर राजनीतिक विचारों को एक तरह से किसी भी जगह पर आगे बढ़ाना या कमजोर करना, ये टेक्निकल कंपनीज कर सकती हैं। फेसबुक पर इस तरह के आरोप रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट को उन्होंने लगातार दिखाया, उसको डिलीट नहीं किया, जो एक तरह से भ्रामक हैं और राजनीतिक रूप से गलत प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन एक विशेष पार्टी के लिए प्रभाव को बढ़ाने का उनके ऊपर आरोप है और इसीलिए उन्होंने इस तरह के पोस्ट पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करी। एक विशेष दल के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना और विशेष दल को कमजोर करना, इस तरह का काम भी ये कंपनियां करती हैं। तो राजनीतिक विचारों में भी इनका दखल बढ़ सकता है। यानी किसी विशेष व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के द्वारा संचालित कोई भी संस्था या कोई कंपनी है, उसको भी कभी कभी लक्षित किया जाता है। तो ये करके आप किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का जो व्यापार है या एक तरह से उसका जो भी समाज में योगदान है, उसको बहुत निम्नतम स्तर पर भी आप दिखा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी को लक्षित करके कंपनियां उसके व्यापार या उसकी जो भी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, उसको नष्ट करने का प्रयास करें। इन कंपनियों पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि ये निगरानी या सर्वेलेंस को बढ़ावा दे रही हैं और केवल प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, ये सरकारों के साथ मिलीभगत करके एक तरह से निगरानी आगे बढ़ा रही हैं। जैसे व्हाट्सएप की, जो कुछ लोगों पर माना गया कि उनके व्हाट्सएप का जो भी उन्होंने कोई भी मैसेज किया या कोई भी आपस में कोई डाटा शेयर किया, वो सारा सरकारों ने देखा। तो व्हाट्सएप अगर इस तरह से किसी सरकार के साथ में मिलकर काम करेगा कुछ विशेष लोगों को निगरानी करने के लिए, तो ये निजता पर एक तरह से हमला है। तो ये इस तरह की जो निगरानी है वो भी टेक्निकल कंपनीज की तरफ से बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इसको भी एक तरह से रोकने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम देखें तो व्हाट्सएप अगर आप देखें तो 40 करोड़ कस्टमर है। अमेजन पर लगभग 1/3 जितना भी ऑनलाइन रिटेल है वो अमेजन पर होता है। फेसबुक के पास 27 करोड़ के आसपास कस्टमर है। या गूगल की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे डोमिनेंट सर्च इंजन है। लगभग आप देखें 90 से 95% सर्च इंजन में गूगल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि भारत में इन कंपनियों का रोल कितना बड़े रूप में बढ़ा हुआ है। इन टेक्निकल कंपनीज पर आरोप है कि राजनीतिक संबंधों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सत्ता में जो दल है उनके साथ में उनके संबंध या विपक्षी दल है उनके साथ मिलीभगत करके वो विशेष राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये राजनीतिक रूप से भी आगे चलकर प्रभाव डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हमने डिस्कस किया कि निजता और जांच के अलग अलग आधार रखते हैं। जैसे किसी एक विशेष पक्ष के लिए निजता के अधिकारों का वो संरक्षण कर रहे हैं, जबकि किसी और के निजी कोई भी मान लीजिए आलेख है या निजी कोई भी सूचना है उसको सार्वजनिक कर रहे हैं। तो निजता या जांच के जो भी पक्ष हैं वो अलग अलग मानदंड अलग अलग लोगों के लिए उपयोग करते हैं। तो ये भी एक तरह से अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए एक हानिकारक स्थिति हो सकती है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय सिंपल यही है कि इन कंपनियों के ऊपर जो निगमन है, रेगुलेशन है, वो मजबूत किया जाए, जैसा अमेरिका यूरोपीय संघ में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी भविष्य में इस तरह के प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि तभी इनका एकाधिकार या मोनोपोली है उस सिस्टम को हम रोक सकते हैं। सार्वजनिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यानी सार्वजनिक रूप से जो डिजिटल कंपनियां काम कर रही हैं उस पर कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे भारत में ओवर द टॉप या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी वेब कंटेंट जा रहा है उसको सरकार अब निगरानी करने की बात कर रही है और सरकार ने उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इस तरह के कंटेंट पर नियंत्रण होगा। तो सरकार को इस तरह का काम इन टेक्निकल कंपनीज का जो भी काम है उसके ऊपर भी एक तरह से देखना चाहिए कि वो मोनोपोली को ना बढ़ाएं और डिजिटल जो भी मार्केटिंग भारत में हो रही है, डिजिटल रूप में जो काम हो रहा है उसको नियम कानून के दायरे में लाया जाए, जिससे कि अन्य कंपनियां भी अपना विकास कर सकें और बड़ी कंपनियां टेक्निकल रूप में अपनी मोनोपोली ना बना पाएं। अगर मोनोपोली बनेगी तो इससे उपभोक्ता का नुकसान तो है ही है, इससे भारत में व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं। ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। पेज नंबर 6 पर जीएस पेपर 3 में इसे आप ले सकते हैं, ग्रीन और ब्राउन।
तो यहाँ पर आप देखें कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत के साथ साथ अगर हम देखें तो हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी जो हरित ऊर्जा के संसाधन उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जितने भी परंपरागत रूप से जीवाश्म ईंधन उपयोग होते थे, कोयले की बात करें, पेट्रोल, डीजल, उनका उपयोग न्यूनतम करने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में देखें 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ, उसमें अलग अलग देशों को अपने स्वैच्छिक रूप से उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य बनाने थे। और इसी क्रम में इसके 5 साल अभी पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया, जिसको कहा गया वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया कि भारत की तरफ से जो प्रयास है वो काफ़ी मजबूती से किए जा रहे हैं। जैसे भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत के द्वारा जो भी 2005 के स्तर पर उत्सर्जन किया जा रहा था उसमें भारत 33 से 35% की कमी लाएगा। अगर हम जीडीपी के अनुपात में देखें तो भारत का तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है कि हम 21% के स्तर पर अभी पहुंच चुके हैं। यानी अगर हम बात करें 2020 में, यानी 2030 तक इसको 33 से 35% करना भारत के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो G20 की जब हम बात करते हैं तो G20 की तरफ से जो भी एक तरह से उत्सर्जन होता है, अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह गैसें, जिसमें CO2 एक प्रमुख भाग है, तो हरित गृह गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसमें 78% दुनिया में जो G20 के देश हैं, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों हैं, जैसे भारत है, चीन है, मैक्सिको है, उसी के साथ साथ अमेरिका है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, तो जितने भी विकसित और विकासशील देश यहाँ G20 में हैं, ये 78% हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य G20 का है उससे काफ़ी ये पीछे चल रहा है, तो उनको देखने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम देखें तो जो जंगल का क्षेत्र है उसको कार्बन सिंक के रूप में माना जाता है। भारत में जो वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, वो जितना बढ़ेगा उतना ही एक तरह से ग्रीनरी या हरित भाग बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करके जो कार्बन सिंक की स्थिति है जंगलों के लिए उसको मजबूत करेंगे। तो भारत का ये मानना है कि 2030 तक हम अपने वनों के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 बिलियन जो CO2 का पार्ट है उसको एक तरह से यहाँ पर सिंक के रूप में उपयोग करेंगे। यानी वायुमंडल से CO2 इन जंगली क्षेत्रों में एक तरह से अवशोषित की जाएगी, ऐसा भारत का एक अनुमान है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि भारत सरकार ने इसे खुद माना है कि राज्यों के जो आंकड़े हैं वो बहुत सटीक नहीं है। अगर हम जो वनों का पूरा एरिया है उसकी बात करें तो भारत में यहाँ पर आंकड़े जारी किए जाते हैं वनों के क्षेत्र के बारे में, लेकिन सरकार का कहना है कि राज्यों के जो आंकड़े हैं वो बहुत सटीक नहीं है। यानी जो वास्तविकता है और जो आंकड़े उनमें बहुत ज़्यादा मेल नहीं है। और अगर आप देखें तो केवल 1/4 यानी 25% आंकड़े सही पाए गए हैं। इसका मतलब 75% वनों के आवरण के जो आंकड़े राज्यों के हैं उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हमें देखने की आवश्यकता है कि जो हम वनों को कार्बन सिंक के रूप में उपयोग करने की बात कर रहे हैं उसको हमें मजबूत रूप में करना होगा। अगर 25% ही आंकड़े सही दिखते हैं तो कहीं ना कहीं वनों के बारे में हमारी सूचना बहुत सटीक नहीं है, इसको हमें तेजी से बदलने की आवश्यकता है। अगर हम सौर ऊर्जा के पार्ट पर देखें तो सौर ऊर्जा पर भी प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी जोर दिया गया और इसी सम्मेलन में जो वर्चुअल अभी आयोजित किया गया है उसमें उन्होंने सौर ऊर्जा में भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसके बारे में बताया। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखें तो हमने 2022 तक के लक्ष्य क्या बनाया है, हमने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। आप सभी जानते हैं 2022 तक जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है उससे हमने 175 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गीगावाट अकेला किससे आएगा, सौर ऊर्जा से। लेकिन अगर हम वर्तमान आंकड़ा देखें तो वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा से उत्पादन कितना हो रहा है, 36 गीगावाट। तो 36 अभी हो रहा है। अगर हम 2020 के अभी वर्तमान में बात करें और हम 2 साल यानी 2022 के लिए केवल 2 साल बचे हैं, 2 साल में जो बचा हुआ 64 गीगावाट का एक अंतर है, इसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, कैसे भरेंगे, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि अगर वर्तमान में 36 गीगावाट है तो ये 2 सालों में लगभग एक तरह से 64 गीगावाट इसमें जोड़ा जाना काफ़ी आसान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से माना गया है कि इसको हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो 2022 तक 175 गीगावाट है, इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ला दिया गया है। तो भारत के लक्ष्य काफ़ी एम्बिशियस हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने की जो रफ्तार है उस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम सोलर एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं भारत में तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि रूफटॉप
यानी लोगों के छतों के ऊपर जो भी सोलर पैनल की व्यवस्था है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। गुजरात जैसे राज्यों में ये स्थिति काफ़ी मजबूत है, कर्नाटक में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उत्तर भारत में अगर देखें तो अन्य राज्यों में रूफटॉप सोलर पैनल्स बड़े पैमाने पर अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो उनमें रियायत देकर, सरकार के द्वारा छूट देकर या आसान शर्तों पर ऋण देकर अगर ये सुविधाएं दी जाए लोगों को, तो रूफटॉप सोलर पैनल बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करना ज़्यादा आसान होगा। कोविड-19 के समय आप सभी जानते हैं, जब आर्थिक स्थितियां रुक गई लॉकडाउन के समय, तो माना गया कि प्रदूषण का स्तर है वो न्यूनतम चला गया। लेकिन जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो आर्थिक स्थितियां फिर से जब पटरी पर धीरे धीरे आ रही हैं, तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर अगर हम देखें तो जैसे पहले था कि कार पूल करके लोग जाते थे, तो अब लोग अपने इंडिविजुअल यानी जो अपने एकल वाहन है उनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस कारण से माना यह गया कि जो उत्सर्जन है वाहन से, उसमें तेजी से बढ़ोतरी आई है लॉकडाउन खुलने के बाद। तो उसको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब समस्या ये है कि राज्यों की तरफ से अगर हम देखें तो साइकिल और पैदल चलने के लिए जो भी व्यवस्थाएं सड़कों पर की जानी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, यानी बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया गया है। तो अगर साइकिल के लिए मार्ग अलग से बनाना और पैदल मार्ग को और ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत किया जाए, तो एकल जो वाहन की व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो सकती हैं। लेकिन राज्यों में इस पर बहुत काम नहीं हुआ है, तो इस पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। कृषि में उत्पादन घट रहा है। अगर हमें वहां मजबूती करनी है तो हमें कृषि बीमा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कृषि बीमा अगर बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो कृषि पर है उसको हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा भी एक तरह से मजबूत होगी। तो जलवायु परिवर्तन के जो लक्ष्य पेरिस समझौते में किए गए हैं उनको पालन करने के लिए भारत में अगर हम देखें तो भारत को सबसे प्रमुख कोशिश ये करनी है कि जो हरित निवेश है, यानी जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इकोनॉमी का पार्ट है, उसमें निवेश बढ़े। रूफटॉप सोलर पैनल्स के निर्माण के लिए भारत में जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसमें निवेश की आवश्यकता है। तो अगर सरकार उसके लिए माहौल अच्छा देती है, सुविधाएं देती है, छूट देती है, तो हरित निवेश बाहरी देश से भी यहाँ पर आ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज में जो लक्ष्य हैं पेरिस समझौते में, उन्हें प्राप्त करने में हरित निवेश एक बड़ी भूमिका भारत में निभा सकता है। इसके लिए सरकार को भविष्य में प्रयास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं, और ये पेज नंबर 7 पर जीएस पेपर 2 में वेलफेयर इनिशिएटिव यानी समाज कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसके संबंध में आप इसको ले सकते हैं। इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो भारत में जो पोषण का स्तर है उसको लेकर एक समस्याएं दिखाई गई हैं, और माना गया है कि हमारे यहाँ जो पोषण के लिए जो नीतियाँ हैं उनमें बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार ये है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS अगर हम 5 की बात करें, उसके आंकड़े हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं आए हैं, लेकिन भारत के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े संयुक्त रूप से आए हैं। अभी पूर्ण आंकड़ा इसका जारी किया जाएगा। तो अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें, जो आपका NFHS 4 किया गया था 2015-16 का, और ये जो 5 है यानी 19-20 का, उसमें अगर हम देखें तो ये जो नए आंकड़े आए हैं, 5वें नंबर का जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो आंकड़े हैं भारत में पोषण की एक चिंताजनक स्थिति को दिखाते हैं। इन आंकड़ों में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गंभीर कुपोषण बढ़ा है। बड़े राज्यों में अगर हम देखें तो केरल और कर्नाटक हैं जहां पर गंभीर कुपोषण कम हुआ है। अन्यथा लगभग अगर आप देखें 2 को हटा दें तो 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर गंभीर कुपोषण बढ़ा है। बच्चों में अगर हम देखें और महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें एनीमिया की स्थिति बढ़ी है। महिलाओं और बच्चों में अगर एनीमिया की स्थिति देखें तो केवल लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और राज्यों में देखें मेघालय, ये 4 ऐसे हैं 22 में जहां पर एनीमिया की स्थिति में कमी आई है। अन्यथा 4 को हटा दें तो यानी 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगह इसमें वृद्धि हुई है। तो ये खतरनाक स्थिति है। अगर हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, यानी आपकी जो उम्र है और जो लंबाई है उनके अनुसार आपका जो वजन है, तो बॉडी मास इंडेक्स की जो स्थिति है वो भारत में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर का जो BMI है उससे भी कम है। तो ये बताता है कि भारत में प्रौढ़ कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है, यानी एडल्ट लोगों में, जो लोग एक तरह से 18 वर्ष से ऊपर की आयु में हैं, उनमें कुपोषण की स्थिति बहुत खराब है। यानी आप खाना जरूर खा रहे हैं लेकिन जो पोषण की आवश्यकता है वो आप नहीं ले रहे हैं। यानी जो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, वो आप एक संतुलित अनुपात में नहीं ले रहे हैं, यानी बैलेंस डाइट आपको नहीं मिल रही है। तो ये एक तरह से प्रौढ़ जनसंख्या में कुपोषण की स्थिति को दिखा रहा है।
एक विरोधाभासी आंकड़ा अगर हम देखें तो ये दिखता है कि वजन बढ़ना और मोटापे की स्थिति यानी ओबेसिटी और ओवरवेट, ये स्थिति भी एक सामान्य रूप में सभी में देखी जा रही है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर बच्चों में बात करें और वयस्क में तो मोटापा और वजन बढ़ना सामान्य एक तरह से दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या है कि क्वालिटी और जो क्वांटिटी है उसके ऊपर हम नियंत्रित रूप में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में सूचनाएं देने की आवश्यकता है जिससे मोटापा और जो वजन बढ़ने की स्थिति है उस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि इनके कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः लोगों में आती हैं। तो ये नियंत्रण करके हम उन बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। बच्चों में अगर हम लंबाई की बात करें यानी स्टंटिंग, यानी अपनी उम्र के अनुसार उनकी जो लंबाई होनी चाहिए उसमें कमी आई है, और ये दिखाता है कुपोषण। क्योंकि अगर पोषण अच्छा होगा तो एक उम्र में जितनी सामान्य लंबाई होनी चाहिए बच्चे की वो उतना लंबाई अपनी प्राप्त करेगा। अगर पोषण अच्छा नहीं है तो लंबाई उम्र के अनुसार वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो लंबाई का जो कम होना है ये स्थिति अगर हम देखें तो भारत में लगभग सामान्य रूप से माना गया है कि इसमें एक तरह से क्या है, गिरावट आई है। अगर हम WHO के आंकड़े देखें तो WHO का यह मानना है कि अगर किसी भी देश में लंबाई की कमी आ रही है बच्चों में यानी उम्र के अनुसार लंबाई कम है तो ये दिखाता है कि जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें असमानता है यानी ये अनइक्वल है। तो हमें कहने के मानव विकास समान रूप में करने की आवश्यकता है। तो 2015-16 से 2019-20 में हम देखें तो स्टंटिंग यानी उम्र के अनुसार बच्चों की लंबाई की जो स्थिति उसमें एक तरह से क्या है, वृद्धि हुई है। यानी उन बच्चों की संख्या बढ़ी है जो एक विशेष उम्र में एक विशेष लंबाई प्राप्त उन्हें होनी चाहिए अच्छे पोषण से, वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है स्थिति कुपोषण की है। अगर 2017-18 के आंकड़े अगर हम देखें तो 2017-18 के सरकारी आंकड़े हैं कि पोषण अभियान में सरकार जो पैसा दे रही है उसका मात्र 32.5% उपयोग किया जा रहा है। यानी अगर आप देखें तो केवल 1/3 फंड उपयोग किए जा रहे हैं, यानी 2/3 फंड है उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी इसमें अनियमितताएं बरतते हैं या लापरवाही बरतते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण हो, और साथ साथ जो फंड है वो माना जाता है कि पोषण अभियान चलाने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, तो फंड को बढ़ाना और फंड सही रूप में और पूर्ण रूप में उपयोग किया जा रहा है ये सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये प्रमुख कारण कुपोषण के एक तरह से माने जाते हैं। कोविड-19 में अगर हम देखें तो कोविड-19 से समस्याएं क्या है, और अधिक एक तरह से बढ़ी हैं। लेकिन ये आंकड़े जो NFHS 5 में आए हैं वहां पर कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे भारत में सफाई की स्थिति में सुधार हुआ है। उसी के साथ साथ घरेलू कार्यों के लिए अगर घर में खाना बनाने के लिए देखें तो जो ईंधन उपयोग किया जा रहा है वो स्वच्छ रूप में, और इसको उज्ज्वला योजना का एक कह सकते हैं परिणाम आप मान सकते हैं कि LPG सिलेंडर लगभग सभी को ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हो रहे हैं। और घरेलू हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ है उसमें कमी आई है। महिलाओं के जो बैंक खाते हैं उसमें बहुत तेजी से सुधार आया है। अगर हम जनधन जो योजना उसकी बात करें तो ये सकारात्मक एक तरह से परिणाम है जो NFHS में देखे हैं। ध्यान रखें ये जो परिणाम, जैसे आप सफाई रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पोषण है वो कुपोषण की स्थिति में नहीं जा पाता है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं लेकिन सफाई नहीं है तो आप बीमार होंगे और कहीं ना कहीं एक पोषण आपको शरीर को उतना लाभ नहीं देगा। इसी के साथ साथ अगर आप वायु प्रदूषण घर के अंदर है तो वो भी एक तरह से कुपोषण की स्थिति को बनाता है। और साथ साथ घरेलू हिंसा यानी मानसिक रूप में अगर महिलाएं एक तरह से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो पोषण स्तर है वो अपने आप एक तरह से एक उचित स्तर पर नहीं पहुंच पाता है और उनको उतना लाभ एक शारीरिक विकास में नहीं दिखता है। महिलाओं के बैंक खाते, इसका मतलब है महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं, और अगर महिलाएं आर्थिक रूप में सबल होती हैं तो परिवार में बच्चों के लिए खासतौर पे पोषण की स्थितियों को वो ज्यादा अच्छे से निगरानी कर पाती है। भविष्य में कुपोषण को रोकने के लिए जो हमारे प्रयास हैं, ये जो सकारात्मक प्रयास हैं, ये इसमें मदद करेंगे। अब उपाय क्या हो सकते हैं कि भारत में पोषण का स्तर मजबूत हो? तो पहला उपाय तो ये है कि पोषण में एक तरह से जो सहायता दी जाए वो एक तरह से बढ़ाई जाए, और कोशिश ये रहनी चाहिए गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाई जाए। यानी जैसे अगर हम जो भी मिड डे मील दे रहे हैं उसमें फल की बात करें, अंडों की बात करें, यानी इस तरह के उत्पाद को देना जिससे कि गुणवत्ता जो पोषण की है उसको बढ़ाया जा सके। और जो भी विकास हो रहा है यानी जो पोषण की स्थिति है वो सप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही उसकी निगरानी करना, कोष जितना दिया गया उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी निगरानी करना। इसी के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन लाना, यानी भोजन की क्वांटिटी मैटर कम करती है, उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता वो ज़्यादा मैटर करती है। और समय पर भोजन लेना, और जो भी अलग अलग समय पर भोजन की स्थितियां हैं उनको एक तरह से सभी को समझाना,
इससे व्यावहारिक रूप में समय पर भोजन लेना और गुणवत्ता के साथ लेना, इसके ऊपर एक तरह से लोगों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और ये व्यावहारिक परिवर्तन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए सार्वजनिक रूप में एक तरह से एक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। स्कूलों में जो मिड डे मील कार्यक्रम उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, उसमें क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाकर जो नवजात शिशु हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जो बिल्कुल नया जन्मा बच्चा है उसमें अगर उचित पोषण नहीं मिल रहा है तो वो कुपोषण से जल्दी ग्रसित होगा। अगर गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोषण नहीं है तो उनका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, जो बच्चा जन्म लेगा उसका भी स्वास्थ्य खराब होगा और पोषण की स्थिति कमजोर होगी। खासतौर पर भारत में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं वो बड़े हैं, तो ये नवजात बच्चों को एक पोषण का एक उचित व्यवस्था प्रारंभ में देता है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं का पोषण है उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता। जो 3 सबसे प्रमुख हिस्से हैं जिन पर हमें जरूर ध्यान देना है वह है खाद्य सुरक्षा, यानी सभी व्यक्तियों को खाद्य उपलब्ध हो पाए आसानी से और जितनी आवश्यकता है उतना यह हमें सुनिश्चित करना है। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं तो अच्छा पोषण पाकर भी हम कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित होकर कुपोषित हो जाते हैं, वो हमें देखने की आवश्यकता है। और लैंगिक समानता, हमारे अगर हम देखें तो जो एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं पोषण की वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है, अभी भी हमारे समाज में ये स्थिति है, तो उसको बदलने की आवश्यकता है। चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के पोषण की उचित स्तर पर एक तरह से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो ये लैंगिक जो असमानता है उसको दूर करके किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनके माध्यम से भारत में कुपोषण की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। भारत में पोषण के स्तर को मजबूत करने के लिए बड़े परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं, उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्दों में से आप लिखने का प्रयास कीजिए। जो भी समस्याएं इस सर्वे में आई उनको आप पहले बता दें और जो हमने उपाय लास्ट में डिस्कस किए हैं वो बताकर एक तरह से अपने आंसर को आप यहां पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम अपनी प्रीलिम्स की न्यूज पर आते हैं और अपनी पहली न्यूज को अगर हम देखें तो यहां पर इस प्रीलिम्स की न्यूज के पार्ट पर यह दिया गया कि कोविड-19 के कारण एक तरह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है उसके केसेस बढ़े हैं और वो और ज्यादा एक तरह से खतरनाक हो गया है। तो इसी बीमारी के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। म्यूकोरमैक्सिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। म्यूकोरमैक्सिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है जो म्यूकोरमाइसेट्स के कारण होता है, तो ये कारण है और ये एक बीमारी का पार्ट है। तो देखिए ये जो आपका संक्रमण है, ये जो अगर हम फंगस की बात करें या कवक की बात करें तो सामान्य रूप से इसे माना जाता है कि ये मिट्टी में पाया जाता है और एक ऐसा कवक है जो बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण में हमेशा उपस्थित रहता है। तो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है वो इसके बहुत प्रभाव में नहीं आते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो इसके प्रभाव में आकर एक दुर्लभ और एक गंभीर जो बीमारी है जिसको म्यूकोरमैक्सिस बोला गया उसके प्रभाव में आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये कवक पूरे पर्यावरण में रहते हैं, विशेष रूप से मिट्टी में और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों में जैसे कि पत्तियां, कंपोस्ट खाद के ढेर या सड़ी हुई लकड़ी में। तो सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, आंसर है आपका सी। अगली न्यूज देखें तो यहाँ पर पंजाब में एक तरह के जो मार्शल आर्ट का पार्ट है गटका, उसकी एक इमेज है। भारत में अलग अलग राज्यों में परंपरागत रूप से जो भी मार्शल आर्ट उपयोग की जाती है उनके संबंध में हम आपको यहाँ पर प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न में सत्य मिलान चुने, यानी युद्ध कला है, मार्शल आर्ट और यहाँ पर राज्य। जैसे कलेरपट्टू की बात करें केरल तो सही मिला हुआ है, सिलंबम की बात करें तमिलनाडु सही है, गटका की बात करें तो हरियाणा नहीं है, किसके साथ में, पंजाब के साथ में। और थांगटा जिसका ज्यादा पॉपुलर नाम ह्वेन लैलोंग है, ये कहाँ की मार्शल आर्ट है, मणिपुर की। यहां पर आप देखें तो आपका आंसर 1, 2 और 4 सही, यानी आंसर आपका क्या है, डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं तो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको देने के लिए भारत में एक तरह का तंत्र बनाया जा रहा है कि किन लोगों को वैक्सीन दी जानी है, सबसे पहले प्राथमिकता किनको दी जाएगी। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा निगरानी करने के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है, एक डिजिटल पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, या इसको कोविन का नाम दिया गया है। तो कोविन ऐप के माध्यम से ये निगरानी की जाएगी। तो जो लोगों को दिया गया उनकी निगरानी करना और जो लोग वैक्सीन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन दोनों के लिए कोविन ऐप का एक तरह से उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिए जो कोविन ऐप का ऐप है इसको जो भारत में 2014 से एक चल रहा था एक ऑनलाइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ई-विन, उसी का एक तरह से
अगला या कह सकते हैं एक्सटेंडेड या बढ़ा हुआ भाग है। तो 2014 में भारत में वैक्सीन का जो, जैसे अगर हम बात करें पोलियो की या अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनसे रक्षा के लिए वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन की शुरुआत करी। और इसका उपयोग क्या था कि जो भी वैक्सीन का स्टॉक है उनका डिजिटल रूप में आंकड़ा रखा जाए, टीके की मात्रा कितनी है, भंडारण के लिए तापमान या वास्तविक समय कब वहां पर लाया गया और कहां उसको उपयोग करने के लिए ले जाना है, इस तरह की सारी सूचनाओं को ई-विन में एक तरह से यहां पर इकट्ठा करके रखा जाता है। ई-विन में जो भी एक तरह से तंत्र बना हुआ है उसका उपयोग करके कोविन ऐप है उसमें एक तरह से जो कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले जिनको दी जानी है उनको तय करना या किनको दी गई है उनके आंकड़े देखना, ये सारा कामकाज एक तरह से देखा जाएगा। तो कोविन ऐप एक तरह से ई-विन का ही एक्सटेंशन है। तो इसी कोविन ऐप के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। कोविन 20 ऐप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कोविन 20 ऐप एजेंसियों को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का ट्रैक रखने में मदद करेगा और भारतीय नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह सुविधा वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन प्रणाली का विस्तार है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज देखें तो यहां पर मालाबार ट्री टोड यानी पश्चिमी घाट में मालाबार ट्री टोड की जो प्रजाति है उसके संबंध में संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है उसके बारे में यहां पर न्यूज है। और इसी संबंध में हम देखें तो हमने मालाबार ट्री टोड, देखिए इस टोड की प्रजाति के बारे में ध्यान रखें कि ये अपना लगभग पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताता है। तो इसी प्रजाति के संबंध में आपका प्री का क्वेश्चन है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट में स्थानिक है, एंडेमिक है, मतलब पूर्ण रूप से यहीं पर यह पाई जाती है। IUCN की रेड डाटा सूची में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर खतरे में रखा गया है। ध्यान रखें, क्रिटिकली नहीं है, एंडेंजर्ड है, यानी खतरे की स्थिति में, लेकिन गंभीर खतरे की स्थिति में नहीं है। तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो पहला सही है, दूसरा गलत, आंसर ए केवल एक सत्य है। नेक्स्ट न्यूज देखें तो अमेरिका ने सूडान को एक तरह से जो आतंकवादी देशों की सूची में शामिल कर रखा था। आप देखें पिछले 27 साल से सूडान इस सूची में शामिल था। अब सूडान के साथ इजराइल का समझौता हुआ है, जो अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में हमने डिस्कस भी किया था। तो उसी कड़ी में अमेरिका ने सूडान को आतंकवादी देशों की सूची से अलग कर दिया है। तो सूडान के संबंध में हम आपको मैप का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न में कौन से देश लाल सागर से तटीय सीमा बनाते हैं? पहला मिस्र, दूसरा दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। तो यहां पर आप देखें सबसे पहले मिस्र तो है, उसी के साथ साथ सूडान भी शामिल है। देखिए इरिट्रिया का बॉर्डर भी है और साथ साथ किसका है? जिबूती का भी। ध्यान रखें इथोपिया का बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि इरिट्रिया यहां पर आ जाता है। तो यहां पर हमारे ऑप्शन में क्या क्या है? मिस्र बिल्कुल सही है, दक्षिणी सूडान नहीं है। दक्षिणी सूडान आप ध्यान रखें कि सूडान के दक्षिणी भाग है, तो वो स्थल रुद्ध एक तरह से लैंडलॉक है, उसका किसी तरह से समुद्री सीमा नहीं है। इरिट्रिया का बिल्कुल है, इथोपिया भी हमने देखा कि नहीं है, और जिबूती। यानी आपका विकल्प क्या हो गया? 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 यानी आंसर आपका क्या है? डी। तो ये हमारा 15 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।